हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। इसमें से सीटेट के एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर ज़रूर आता है और जितना हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं उसमें से 1 से 2 नंबर ज़रूर आएगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं पूरा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, 100 कुछ पेज का मिलेगा, लेकिन हम उसमें से अलग करके निकाल के आप लोगों के लिए बेहतर बना के लाए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सॉरी फ्रेंड, ये देखिए एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आइए, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा किया गया है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए। मतलब इसमें यह है कि ये ऐसा रूपरेखा तैयार किया गया है कि जिसमें जैसे बालकों को हम कैसे किस प्रकार पढ़ाएं, उनको किस तरह से नया तकनीक के द्वारा पढ़ाएं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से लिया गया है। मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा रविन्द्रनाथ टैगोर, ये याद कर लीजिएगा, इसमें पूछता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 कहाँ से लिया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध में हुई है। सभ्यता और प्रगति नामक निबंध में हुई है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया, जिसमें से 22 भाषाएं रखी गई हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसमें से 22 भाषा रखी गई है। मतलब कि हमारी 8वीं अनुसूची के दौरान दी गई 22 भाषाएं हैं। फिर ये याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे देखिए सोशल साइंस के माध्यम से भी पेडागोजी में भी पूछता है और ऐसे डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है कि हमारी 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, तो 22 भाषाएं रखा गया है। फिर अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल, ये जरूर याद रखिएगा ये नाम। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इसको आप लोग जरूर इनका नाम याद कीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। फिर आइए देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ये आप सिद्धांत तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन इसमें से हम आप लोग के लिए मुख्य लाए हैं जो आपको सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से जितने पॉइंट है इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आ जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। आप लोग कहेंगे कैसे बाहरी जीवन से, जैसे कि ऐसा नहीं है कि केवल हम स्कूली किताबी भाषा से हम बच्चे को रटाते जाएं। हमको ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो फिर उसी अनुसार उसको एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे अगर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के बारे में, तो हम बाहरी एग्जाम्पल के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा, जैसे कि अगर पेड़ के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो फिर बाहर के पेड़ पौधों को दिखा के उनको समझा के पढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जैसे कि रटने पे जोर ना दिया जाए। किसी भी बच्चे को पढ़ाई उसको समझा कर जितना एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, उसको रटा के नहीं पढ़ाना है। पढ़ाई को रट के नहीं याद करना है। पढ़ाई को मुक्त तरीके से बच्चे के अनुसार, जैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, रटन प्रणाली पे बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। ये टॉपिक आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। इसमें ऑप्शन देगा बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाए, रटन प्रणाली की समझा के, मतलब इस तरह से। तो उसमें रटन प्रणाली निगेटिव है, उसको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। फिर अगला पॉइंट है पाठचर्या
पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो। मतलब कि अगर पाठचर्या है तो पाठ्यपुस्तक जैसे कि हम किताब से पढ़ा रहे हैं, लाइन टू लाइन हम उनको बच्चे को छापते जाए छापते जाए छापते जाए, इस तरह कुछ नहीं। हमको बच्चे को बाहरी जीवन से पढ़ाना है। जैसे कि अगला पॉइंट था ना कि बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाएं, तो हमको बच्चे को किताबी लाइन से नहीं पढ़ाना है, हमको बच्चे को बाहरी जीवन के बाहर के एग्जाम्पल को दे के पढ़ाना है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, वो आत्म केंद्रित हो सके। फिर अगला पॉइंट है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। मतलब कि परीक्षा को लचीलापन बनाना, अधिक लचीलापन, ऐसा नहीं कि परीक्षा में कठोरता हम अपनाएं। लचीलापन पॉजिटिव शब्द है। अगर आप लोग के क्वेश्चन में आता है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, कठोर, लचीला, फिर या अनुशासन, तो आप लोग ऑप्शन में बिना देखे ही लचीलेपन पे आंसर मार दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। तो दिया इसमें परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। मतलब परीक्षा जब लेना तो परीक्षा तो लेना ही, लेकिन लचीलापन के द्वारा कक्षा में क्या गतिविधियां होती है उसके अनुसार हमको परीक्षा का लचीलापन बनाना है। फिर अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार किया जाए। जैसे अब राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति कैसे, मतलब कि राष्ट्रीय मूल्यों का मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चा नहीं जानेगा तो अनुशासनहीनता करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, इसको तोड़ देगा, फोड़ देगा, फाड़ देगा, तो हमको उसके प्रति मूल्यवान बनाना है। जैसे हमें बताना है कि बेटा ये हमारा राष्ट्रीय, जैसे मान लीजिए तिरंगा हुआ हमारा, तो जो बच्चे नहीं जानेंगे उसको फेंक देंगे, कचड़ देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन अगर हमें ये पहले से शुरू से ही उन बच्चों को बताया जाए कि बच्चे हमारे राष्ट्रीय मूल्य हमारे प्रतीक चिन्ह होते हैं, हमारे लिए सम्मान की चीज़ होते हैं, तो वो बच्चे उसके प्रति सेंसिटिव होंगे और आस्थावान होंगे और इससे कोई नुकसान नहीं करेंगे। फिर अगला टॉपिक है दोस्तों, आइए देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। ये मुख्य सुझाव है दोस्तों। इसमें से जरूर एक क्वेश्चन तो पैडागोजी में आपके आ जाएगा, अगर नहीं पैडागोजी में आएगा तो हिंदी में सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा और वेरी वेरी महत्वपूर्ण लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 1 नंबर का तो जरूर आएगा यहाँ से। और इतना जितना टॉपिक आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, अगर आप इन लोग इसको अच्छे से तैयार कर लिए तो फिर हमें नहीं लगता कि फिर इसको अलग से कहीं से पढ़ना पड़ेगा। इसमें से ज़रूर आपका NCF इसमें से आ ही जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आता है और इसमें से आपको जाएगा अच्छे से, अगर आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ ये देख लेंगे तो अगला पॉइंट है बालक सक्रिय, चाइल्ड एक्टिव है, वह खुद से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और खुद सुधार करें। मतलब चाइल्ड एक्टिव, मान लीजिए अगर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो फिर आप लोग मोबाइल में कमेंट देखने पे लगे हुए हैं, फिर सोच रहे हैं हम उनसे नहीं बात किए, तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका चाइल्ड एक्टिव मतलब बालक सक्रिय, मतलब कि हम आप लोग को जो भी पढ़ा रहे हैं वो सक्रिय रूप से आप लोग उसको ग्रहण करेंगे। तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन भाषा में है, बिल्कुल हम आप लोग के लिए सरल भाषा में लाए हुए हैं। तो आप लोग को मतलब कि सक्रिय होकर सीखना है, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को ध्यान से सुनना और समझना है। तो ऐसे ही दिया बालक सक्रिय, मतलब किसी भी बालक को पढ़ाए तो वो सक्रिय रूप से होके पढ़े, ऐसा चीज़ ना पढ़ाए कि वो बच्चा बोर हो जाए, उसको समझ में ही ना आया और पढ़ाते जाए। तो ऐसा नहीं कुछ करना है, हमको बालक को सक्रिय रूप से पढ़ाना है। मतलब बालक जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो बालक सक्रिय रूप से गढ़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बातों पर पूरा ध्यान दिया जाए। और फिर देखिए बच्चों की गलतियाँ बेहद इंपॉर्टेंट है। बच्चों की गलतियों पे कभी भी मारना नहीं है, कोई पीटना नहीं, उनको पनिशमेंट नहीं करना है। उनको गलतियों को हमेशा ध्यान देना है और महत्वपूर्ण रूप से लेना है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा अगर गलतियाँ कर रहा है तो उससे सीखेगा भी, उसको तोड़ेगा तो जोड़ेगा भी, तो वो समझेगा, अपने खुद से सुधार करेगा। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन में पूछता है कि बच्चे अगर सीख रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, तो क्या हम उसको पनिशमेंट देंगे? तो आप लोग को गलतियों को महत्वपूर्ण लेना है, बच्चों की गलतियों पर पनिश नहीं देना है आप लोगों को। फिर अगला पॉइंट है सीखना सक्रिय, लर्निंग एक्टिव, मतलब वो सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सीखे। जैसे कि सामाजिक, जैसे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं सब, तो ये सामाजिक गतिविधियों के द्वारा बच्चा सीखे। जैसे कि देखिए बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ेगा, समाज के द्वारा सीखेगा, तो उसको जल्दी समझ में आएगा और वो समाज के साथ गतिविधियां करके अच्छे से सीख लेगा। कम्युनिकेशन, जैसे एक दूसरे से बातचीत करके वो जल्दी सीख लेगा एक्टिव तरीके से। फिर अगला पॉइंट है सीखने में यांत्रिक
बार बार नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, बच्चे को समझ में आए या ना आए, हम बार बार उसी बच्चा बोर होएगा तो फिर वो पढ़ेगा क्या। तो बच्चे को यांत्रिकता मतलब कि बार बार हमको एक ही चीज़ को नहीं पढ़ाना है, उसमें कुछ अलग तरीके की टॉपिक को डालना है ताकि बच्चे हम जो पढ़ाएं वो इंटरेस्टिंग रूप से सीखें। फिर अगला चीज़ है सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ना। बच्चे को कभी अनुशासन में नहीं रखना है, ऐसा कि नहीं बच्चे को हम डरा के धमका के, जैसे हम लोग के समय में रहा था तो जो क्लास में टीचर आते थे तो वो कहते थे कि अगर कोई हिल गया तो उसको हाथ पैर तोड़ देंगे, धूप में मुर्गा बना देंगे, ये कर देंगे वो कर, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सब नियम बदल चुका है। अब बच्चों को अनुशासन में डर में नहीं रखना है, बच्चे को फ्री माइंड से सिखाना है, आनंद से संतोष से, ताकि बच्चे जो जो हम पढ़ाएं वो ग्रहण कर सके। अब वो ज़माना चला गया कि हम लोग के समय में चलो मुर्गा बना देते, ये कर देते वो कर देते। अब तो सीधे टीचर फंस जाएगा भैया, बस सतर्क होकर पढ़िएगा आप लोग और पढ़ाइएगा। फिर अगला पॉइंट है बालक को स्कूल घर समुदाय आदि जगह सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा मदर टंग संस्कृत व सम्मान दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए बालक अगर स्कूल पे हो, घर पे हो या समुदाय कहीं भी जगह कहीं भी हो, अगर वो पढ़ रहा है मातृभाषा, सबसे पहले देखिएगा मातृभाषा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मातृभाषा कहेंगे क्या होता है, तो जैसा कि हम बताए थे कि अगले टॉपिक में मातृभाषा जहाँ हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए अब हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी में बोलते हैं तो हमारी मातृभाषा है, तो और उसकी संस्कृति को सम्मान दिया जाए, ना कि उनकी संस्कृत का मजाक उड़ाया जाए, उनकी भाषा का मजाक उड़ाया जाए। देखिए मदर टंग फर्स्ट भाषा होती है किसी बच्चे का, तो उसको अगर मदर टंग में ही समझ में आता है तो मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। फिर अगला पॉइंट है बहुभाषिकता कक्षा शिक्षण तीन भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। बहुभाषिकता देखिए अगर एक क्लास में बहुभाषिकता रहेगी तो हम बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चा मान लीजिए कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई कन्नड़, कोई मलयालम, कोई तेलुगु, अलग अलग भाषाएं हैं, बच्चे अलग अलग भाषाएं के इतने सारे बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो अगर अदर स्टेट में उनको जाने पर कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और ये त्रिभाषा सूत्र ये पूछता है कि त्रिभाषा सूत्र है क्या, तो ये त्रिभाषा सूत्र ये ध्यान दीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र जैसे कि त्रिभाषा सूत्र में पहला भाषा होता है मदर टंग, दूसरी भाषा रखी गई है इंग्लिश और तीसरी भाषा मॉडल। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के तो यूपी बिहार दिल्ली पंजाब इस सब में तो हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन जो साउथ नॉर्थ के साइड के हैं वहाँ हिंदी भाषा नहीं आती है। तो उन लोगों के लिए पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी भाषा हिंदी भाषा और तीसरी भाषा मॉडल भाषा। तो ये त्रिभाषा सूत्र होता है जिसमें कि पहली भाषा मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा रखी गई, दूसरी भाषा ये इंग्लिश रखी और तीसरी भाषा मॉडल भाषा रखी गई। आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि कितनी भाषाएं सूत्र रखेंगे, तो त्रिभाषा सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर अगला पॉइंट है इसने भाषा के 4 कौशल लैंग्वेज स्किल्स की बात की है। मतलब कि भाषा के 4 कौशल एनसीईआरटी 2005 भाषा के 4 कौशल बताए हैं। देखिए सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये देखिए दो दो भाषा उसमें 2 कौशल होती हैं ग्रहणात्मक और 2 कौशल होती है अभिव्यक्तात्मक। तो हम अभिव्यक्त कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आप लोग को कैसे पढ़ा रहे हैं, बोल के पढ़ा रहे हैं और फिर और हम आपको बोल के पढ़ा रहे हैं और लिख के पढ़ा रहे हैं, ये तो होता है अभिव्यक्त मतलब अभिव्यक्तात्मक, मतलब कि हम बोल को पढ़ा रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं। और जो ग्रहणात्मक होता है वो हम लोग कैसे ग्रहण करते हैं, आप लोग कैसे ग्रहण करना है, सुन के और पढ़ के। तो ये होता है ग्रहणात्मक। याद रखिएगा ये पूछता है कि भाषा के कितनी कौशल एनसीईआरटी दिया है, तो 4 कौशल दिए हैं। उसमें से ये पूछेगा ये भी कि कौन सा ग्रहणात्मक है कौन सा अभिव्यक्तात्मक है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसमें से बिल्कुल भी आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट है विद्यार्थियों की दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर अब क्या है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर मान लीजिए बच्चा जो चीज़ घर में सीखा है जाना है पहले उसको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पेड़ के बारे में हमको बताना है तो पहले हम बच्चे को उस पेड़ के बारे में पूरा पेड़ दिखाएंगे, तो पेड़ को जान रहा है कि हाँ ये पेड़ है। फिर अज्ञात
अज्ञात क्या होता है? अज्ञात जैसे पेड़ की फिर ये शाखाएं हैं, ये पत्तियां हैं, ये टहनियां हैं, ये फल हैं, फूल हैं, इसको बताएंगे तो वो ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर अगला अगला है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब मान लीजिए अगर बच्चा घर में कोई कुछ सीखा है, कोई खिलौना, कोई कुत्ता बिल्ली देख रहा है, तो हम बताएंगे कि कुत्ता बिल्ली तो पहचान रहा है, लेकिन फिर हम बताएंगे बाहर की दुनिया में कि ये गाय है, ये भैंस है, ये है, ये जानवर है, ये जानवर है। मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चा जो जानता है पहले हम उसको बताएंगे, फिर उसको अमूर्त की ओर ले जाएंगे। इसी तरह एक और कई सूत्र ऐसे भी होते हैं, सरल से जटिल की ओर। फिर मतलब ऐसे कई सूत्र होते हैं जिसको हम बच्चों को पहले पहले सरल चीज़ बताएंगे, फिर जटिल चीज़ें बताएंगे। फिर अगला पॉइंट है विशाल पाठ्यक्रम वो मोटी किताबें। विशाल पाठ्यक्रम वो मोटी किताबें प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। किताबों से कुछ नहीं होती है। मोटी मोटी हम किताबें पढ़ाते जाएं और बच्चे को कुछ समझ में ही ना आए, तो हमें ऐसे नहीं पढ़ाना है। अब देखिए यशपाल समिति जो है, प्रोफेसर यशपाल समिति, ये शिक्षा बिना बोझ के लाए हैं, जो शिक्षा बिना बोझ के मतलब बच्चों का वजन कम हो और नॉलेज ज़्यादा हो। ये ऐसे नहीं मोटी मोटी किताबें, हम लोग के समय में तो मोटी मोटी किताबें कंधे टूट गए हम लोग के, बैग दौड़ते दौड़ते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब शिक्षा बिना बोझ के मतलब विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें प्रणाली के असफलता का प्रतीक है। हाँ, मोटी किताबें नहीं, मोटी किताबों से हमें नहीं मतलब, हमें बच्चे को वास्तविक जीवन से पढ़ाना है, एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाना है, ताकि बच्चा अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़ पाए वो। ना कि मोटे मोटे किताबें बड़े बड़े बैग में भर के उनके कंधों पे टांग दिया, जैसा कुछ नहीं है। फिर अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार का अधिगम। देखे ना, जैसे हम कह रहे हैं मोटी मोटी किताबों से नहीं कोई मतलब है। बिना भार का अधिगम मतलब कि बिना भार का अधिगम। और ये मतलब हम बच्चे को पढ़ा भी है और बिना भार का अधिगम भी है, मतलब कि मोटी मोटी किताबों से कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट है बालकों की चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या। मतलब बालक के चौमुखी विकास चारों तरफ से पढ़े, जैसे पर्यावरण, सामाजिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, समाज से कांटेक्ट करके सीखे, मतलब हर तरह की शिक्षा उसको मिले ताकि उसका चौमुखी विकास हो सके। फिर अगला पॉइंट है सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करें। हाँ, समावेशी वातावरण इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी वातावरण जिसमें सामान्य बच्चे भी हों और दिव्यांग बच्चे भी हों। हम किसी भी बच्चे को भेदभाव नहीं करेंगे, सब बच्चों को एक साथ बैठा के हम पढ़ाएंगे कि नहीं तुम ये ऐसी हो तो तुम बाहर चलो, तुम वहाँ चलो, तुम वहाँ चलो, कुछ नहीं। सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे, सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। इतना समझ में आया दोस्तों। फिर अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य। तो ये आपको लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। पहला पॉइंट है राष्ट्र के समझ सामाजिक आर्थिक चुनौतियां की समझ और समझ विकसित करना। अब राष्ट्र के समझ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, जैसे कि सामाजिक आर्थिक चुनौतियां ये है कि समाज में बहुत से लोग प्रवचन देने के लिए स्टार्ट हो जाते, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, वो अगला है वो कर दिया, अगला वो कर दिया। तो इसमें जिस बच्चे की जिसमें रुचि है उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चा जो सीखना चाहे। अब ऐसा है एनसीएफ ये कहता है कि राष्ट्र की समझ बच्चे को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां दें की समझ विकसित करें। जैसे कि मान लीजिए भाषण नहीं देना है किसी को, सामाजिक में रह के समाज के मूल्यों को समझे, सीखे। और आर्थिक चुनौतियां क्या है? अब जैसे कि बाहर के देखिए करेंसी और मुद्रा के बीच हमारी मुद्राएं कम, हमारी मुद्राओं का कम मोल है, तो उनको चुनौतियां समझ में आए हमारे राष्ट्र की क्या आर्थिक चुनौतियां। जैसे कि मान लीजिए महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तो बच्चों को इसकी समझ होनी चाहिए कि कितनी महंगाई, कितना किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से नहीं बढ़ रहा है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से परस्पर संबंध विकसित करना। मतलब कि प्रकृति और सामाजिक, जैसे कि हम बाहर के वातावरण में, जैसे टूर की तरह, जैसे हम बाहरी चीज़ों से घूमने अगर गए हैं, तो बच्चे को हम प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के समाज में रख के प्राकृतिक वातावरण, जैसे कि हम किसी चीज़ का नाटक का प्रोग्राम रख के बच्चे को सामाजिक और प्राकृतिक दोनों माध्यम से उसको समझा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आज आप लोग के लिए एनसीएफ 2005 का पूरा वीडियो था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय।